हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ओके। तो देखो, लास्ट लेक्चर तक हमने जो डिस्कस कर लिया वो सबके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम जो अगला लेक्चर, अपना नेक्स्ट लेक्चर है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अपना नेक्स्ट लेक्चर है वो आज होने वाला है एटॉमिक मॉडल्स पर। किस पर होने वाला है भाई? एटॉमिक मॉडल्स। यानी कि हमने अभी तक जो पार्टिकल्स थे उनकी डिस्कवरी कंप्लीट कर लिए, अब हम एटम के जो मॉडल्स थे उन पर चलने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो है अपना बेटा एटॉमिक मॉडल्स। क्लियर है? यानी कि यूं समझ के चलें आप कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने थॉट्स थे, अपने अपनी थ्योरीज थी, अपने अपने प्रिंसिपल थे, वो दिए। उन्हीं प्रिंसिपल्स, थ्योरीज को, उन्हीं मॉडल्स को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मॉडल्स बोलते हैं। अब जो सबसे पहले मॉडल दिया, ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, वो पहले साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जे थॉमसन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं वो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला जो एटॉमिक मॉडल है वो है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो देखो बेटा, थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो कि ये कब दिया गया, तो हम बात कर लेते हैं इन 1898 इसमें दिया। साइंटिस्ट कौन थे इसको देने वाले, इस मॉडल को? थॉमसन खुद थे। अब देखो, थॉमसन ने कुछ बातें बोली एटम के लिए, वही उनका एटॉमिक मॉडल है। बस हमें वो बातें डिस्कस करनी है और थॉमसन एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखते रहे बच्चों कि थॉमसन ने कौन कौन सी बातें बोली। पहली बात जो थॉमसन ने बोली वो ये थी कि कोई भी जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल शेप। तो हम यहां लिख सकते हैं एन एटम having spherical shape। तो पहली बात तो कि एटम है वो कैसी शेप रखता है? स्फेरिकल शेप, मतलब गोलाकार, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 जो था वो क्या था? तो थॉमसन ने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसमें? एटम में। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम में सब जगह फैला होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि द पॉजिटिव चार्ज uniformly distributed in atom, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम। तो दूसरी बात ये हो गई कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब है सब जगह एक समान रूप से क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तीसरी बात जो बोली वो क्या थी कि इस पॉजिटिव जो चार्ज है जो कि यूनिफॉर्मली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो एम्बेडेड होते हैं, मतलब धसे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in it या into it, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो पॉजिटिव चार्ज है उसके बीच बीच में क्या होते हैं? धसे हुए होते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है कि नहीं? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। मतलब एक समान रूप से भी हो सकते हैं या एक समान या असमान रूप से भी हो सकते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकते हैं। और लास्ट हम फाइनली जो बात कर लेते हैं, ठीक है, वो ये है कि इस मॉडल को हम और भी नामों से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा, इसका नाम नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। और इसी को हम
वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। हम वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं वो सुनना। वाटरमेलन का मतलब है तरबूज। तरबूज देखा आपने, उसके अंदर जो लाल जो पार्ट है, रेड पार्ट, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब जगह वो होता है। बट आप जरा चेक करें उसके अंदर, देखो ये जो रेड पार्ट है, इस पार्ट को तो हम पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे हैं, और इस रेड पार्ट के अंदर आप देखो जो सीड्स हैं इसके, वो इसके बीच बीच में क्या होते हैं, एम्बेडेड, धसे हुए होते हैं। बोलो हाँ कि ना, सही है कि नहीं, क्लियर है। तो इसका जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है पता आपको, वाटरमेलन से। और ऐसे ही एक स्वीट होती है, एक मिठाई होती है जिसे प्लम पुडिंग कहते हैं, ठीक है। चलो, तो दिस मॉडल ऑल्सो known as plum pudding model और plum pudding model और watermelon मॉडल, क्लियर है। तो इस मॉडल को हम दो नामों से और जानते हैं, एक तो प्लम पुडिंग और एक वाटरमेलन। मैंने वाटरमेलन का कंपैरिजन समझा दिया। अब मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कोई डिटेल नहीं है और ना अपने को इतना पढ़ना है। कि सपोज दैट ये है अपने पास एक एटम, क्लियर, और इस एटम के अंदर ये जो पूरा पार्ट है ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके बिटवीन नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। अब वो यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, कहीं ज्यादा और कहीं कम। तो इसको तो हम क्या बोल देंगे, नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, ये तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो रिमेनिंग पार्ट रह गया पूरा, ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। तो इस टाइप से थॉमसन ने अपना जो मॉडल है वो दिया, और इस मॉडल की जो खास खास बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। और सेम ये आपको देखने को मिलता है वाटरमेलन में, तरबूज में, कि पूरा पार्ट तो रेड जो पार्ट है वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और उसके बीच में जो सीड्स हैं, जो एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यूं मान के आप चलो। तो कंपैरिजन किया है वाटरमेलन से, और सेम एज प्लम पुडिंग, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो एटॉमिक मॉडल है वो अपना यहाँ क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। ये इस मॉडल की काफी सारे जो ड्रॉबैक्स हैं, एक तो स्पेक्ट्रम को डिफाइन नहीं कर पाता है, सिंपल सी, स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता है, न्यूट्रलिटी जरूर बता देता है ये कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये कुछ बात है, इतना ज़्यादा डिस्कस करना नहीं है। तो थॉमसन मॉडल अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद में जो सेकंड है वो बड़ा काम का एटॉमिक मॉडल है, वो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बट हम पहले जो पढ़ने वाले हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से, वो इनका जो एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड है वो हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल्स में वो क्या है, वो है सेकंड रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कब किया गया, किस किस ने किया था, ये सब हम बातें देखते हैं, और इसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट थे और इसमें क्या प्रोसीजर था, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये इन 1911, ठीक है, 1911 में इस एक्सपेरिमेंट को किया। और किसने किया, एक तो ध्यान से देखो रदरफोर्ड था,
एक तो रदरफोर्ड था एंड हिज कोवर्कर, हिज कोवर्कर यानी कि उसके साथी थे, दो थे, एक तो गीगर और एक था मार्सडेन। ठीक है, तो ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों साइंटिस्टों ने और रदरफोर्ड ने, इन्होंने मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को किया। देखो, अब इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल थे, उनको एक वेरी थिन जो फॉइल है, मेटल फॉइल, उस पर इन्होंने बॉम्बार्डिंग कराई। बॉम्बार्डिंग के बाद में उन अल्फा पार्टिकल के अंदर जो डिफ्लेक्शन थे, ठीक है, स्कैटरिंग थी, उन डिफ्लेक्शन को नोट किया और नोट करके इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए और कुछ रिजल्ट्स दिए उनसे। तो हम सारा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसके लिए जो सेटअप था वो हम देख लेते हैं कि उन्होंने सेटअप क्या किया। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक तो क्या चाहिए, अल्फा पार्टिकल। यस कि नो? तो अल्फा पार्टिकल होते क्या है, ठीक है, बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, हीलियम पर दो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, द्विधनाविशित हीलियम नाभिक, ठीक है, बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होते हैं, वो होते हैं अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल को इमिट करने के लिए हमें एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। रेडियो एक्टिव सबस्टांस क्या होता है, रेडियो एक्टिव डिसोसिएशन में जाता है और वहां से अल्फा, बीटा, गामा, काफी सारे जो रेडिएशंस हैं वो क्या करता है, इमिट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, एक तो रेडियो एक्टिव सबस्टांस चाहिए। तो हम देखो, जो रदरफोर्ड और उसके कोवर्कर थे, उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस लिया। तो ये रहा हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सबस्टांस। तो हम सेटअप रेडी कर रहे हैं, तो रेडियो एक्टिव सबस्टांस लिया। अब ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। अब देखो, रेडिएशन इमिट कर रहा है तो देखो ये सभी डायरेक्शंस में जाएंगी, ऑल डायरेक्शन। तो यहां पर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए, और दूसरी चीज ये रेडिएशन हार्मफुल होती है बॉडी के लिए। तो दोनों ही पर्पज से इन्होंने क्या किया, इस जो रेडियो एक्टिव सबस्टांस है इसको एक लेड बॉक्स में क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, और एक बहुत ही नैरो स्पेस छोड़ा। ये लो, तो ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स कौन सा है बेटा, लेड बॉक्स है ये, ठीक है, ये तो है कौन सा बॉक्स, लेड बॉक्स। अब इस लेड बॉक्स का यूज तो मैंने बता दिया आपको, और ये है रेडियो एक्टिव सबस्टांस। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव सबस्टांस क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल को इमिट करेगा। तो देखो, ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे होंगे, ऐसे इमिट होकर के ट्रेवल कर रहे होंगे इस स्ट्रेट लाइन में। अब देखो हुआ क्या, कुछ बातें और, जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल जब क्या होंगे, इमिट होंगे, तो देखो ये इधर भी जाएंगे, कुछ इधर भी जाएंगे। तो जो साइड वाले अल्फा पार्टिकल हैं, ठीक है, जिनने हमें एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं है, उनको ब्लॉक करने के लिए यहाँ एक लेड शीट और लगा दी। यहाँ क्या लगा दी, एक लेड शीट, ठीक है, तो यहाँ पर लेड शीट या स्लिट्स लगा दी। तो ये लेड की प्लेट्स हैं या लेड स्लिट है। अब ये लेड स्लिट लगा दी, तो ये साइड वाली अल्फा पार्टिकल को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, इन अल्फा पार्टिकल को इन्होंने एक थिन जो फॉइल थी, और फॉइल इन्होंने ली थी गोल्ड की, तो यहाँ पर इन्होंने ली एक थिन फॉइल। क्या ली, एक थिन फॉइल, किसकी, गोल्ड की। तो ये गोल्ड, और बहुत ही थिन थी, ठीक है, तो ये थी गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल। और इस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट, इस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक सर्कुलर क्या लगा दिया भाई, एक सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी।
क्या लगा दिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये लो। क्लियर है? तो ये फ्लोरोसेंट क्या लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी। तो ये था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी वो किसकी थी, ZNS की। अब इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन की खास बात क्या है, जब इधर से अल्फा पार्टिकल स्कैटर होकर के इस पर क्या होगा, बॉम्बार्ड करेगा, तो ये फ्लैश या यूं कह सकते हैं ग्लो करेगी, फ्लैश ऑफ लाइट है वो इमिट हो जाएगी, चमक हो जाएगी यहाँ पर। तो ये था सर्कुलर फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि डिटेक्ट करेगा किसको, डिफ्लेक्टेड अल्फा जो पार्टिकल्स हैं बाय दी गोल्ड फॉइल या मेटल फॉइल, ठीक है। तो इसके द्वारा जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स, उनको क्या करता है, ये मेजर करता है। तो अब देखो ये वाला सेटअप था, और ये गोल्ड जो फॉइल है इसकी जो थिकनेस थी, ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस थी वो इन्होंने बहुत ही कम रखी। कितनी, अप्रोक्सीमेटली 100 nm के इक्वल। तो इन्होंने ये सारा सेटअप रेडी कर लिया। क्लियर है? अब सेटअप रेडी करने के बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी बीम, ये है अल्फा पार्टिकल, ये वाले, ये जो बीम जा रही है ये क्या है, अल्फा पार्टिकल, और एक्चुअल में ये क्या होते हैं, He2+, हीलियम पर 2 पॉजिटिव है, या बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल कहते हैं। तो अब देखो एक्सपेरिमेंट क्या किया उन्होंने, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं उनको गोल्ड जो फॉइल है उस गोल्ड फॉइल पर उनकी बॉम्बार्डिंग कराई, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं और गोल्ड फॉइल पर क्या करेंगे, बॉम्बार्डिंग। जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास आउट होंगे बॉम्बार्डिंग करके, पास आउट होने के बाद में ध्यान से देखो, ये जो अल्फा पार्टिकल है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं या डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, किससे, इस गोल्ड फॉइल से, ठीक है। और देखो मैक्सिमम तो क्या होते हैं, ऐसे अपने ही जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट पाथ है, उसी पाथ पर क्या हो जाते हैं, इससे पास हो जाते हैं। बट कुछ हैं वो क्या हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, और डिफ्लेक्ट होंगे वहां जा करके क्या शो करेंगे, ग्लो या फ्लैश ऑफ लाइट। तो इस टाइप से ये जो अल्फा पार्टिकल है वो क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। चलो, तो ये ऐसे उन्हें ये जो फ्लैश ऑफ लाइट थी वो दिख रही थी इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर है? तो एक्सपेरिमेंट में छोटी छोटी बातें हैं वो हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट में देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया जो किसको जनरेट करेगा, किसको इमिट करेगा, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। वो क्या होती हैं, बाई पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियस होती हैं। लेड बॉक्स में इसको कवर करके रखा है ताकि रेडिएशन बॉडी के लिए हार्मफुल है तो आप बॉडी के भी नहीं लगे, और ये जो अल्फा पार्टिकल है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही ट्रेवल करे। तो यहाँ रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस उससे इमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में हम ट्रेवल कराते हैं, और इस सामने रखी एक गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल पर इनको क्या करता है, बॉम्बार्डिंग कराता है। जैसे ही गोल्ड फॉइल से पास आउट होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो स्कैटर्ड हो जाते हैं, डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं बाय दी गोल्ड फॉइल्स, एंड डिफरेंट पार्ट्स में इसके फ्लोरोसेंट स्क्रीन के डिफरेंट पार्ट्स में लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट है वो जनरेट करते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है कि ये जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर फ्लैश ऑफ लाइट है वो आपको दिख रही है, ठीक है। ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। और फॉइल की थिकनेस है वो बहुत ही क्या ली जाती है, कम ली जाती है, 100 nm अप्रोक्सीमेटली, इतनी कम लेते हैं। तो ये वाला आप देखो यहाँ पर गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल की जगह अपन सिल्वर फॉइल भी ले सकते हैं। डिफरेंट मेटल्स की फॉइल्स हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे और डिफरेंट जो स्कैटरिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो रदरफोर्ड और जो गीगर एंड मार्शल ने उन्होंने गोल्ड फॉइल लेकर के एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया था।
तो देखो जो मेन बात है एक्सपेरिमेंट की वो तो ये है, ये आपके सामने दिख रहा है। एक्सपेरिमेंट क्या था मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ से उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल यहाँ गोल्ड फॉल से क्या होंगे, स्कैटर होंगे, तो उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर। आगे बात समझ में। अब फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे थे, उन ऑब्जर्वेशन को हम देख लेते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या थे। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है बच्चों, तो एक काम कर सकते हैं, अभी आप इसका जो डायग्राम है इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये वाला जो डायग्राम है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसका है। ओके ओके, तो अब हम इसका क्या करेंगे, जो ये एक्सपेरिमेंट था इसके ऑब्जर्वेशन हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, कि रदरफोर्ड और जो गीगर एंड मार्सडेन थे उनको कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं वो यहाँ देखने को मिले। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो अब देखो इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन में ध्यान से देखो, उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार के कोई डिफ्लेक्शन के बिना मैक्सिमम पार्टिकल क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट क्या कर देते हैं, गुजर जाते हैं। किससे? एटम से। ठीक है, तो यहां पर पहला हम लिख सकते हैं मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स, और अप्रोक्सीमेटली कितने, अप्रोक्सीमेटली 99%, यानी कि आप जितने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कराओगे उनके 99% अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास आउट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स approximately 90% went straight line without any deflection. आगे बात समझ में। तो लगभग 99% जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो किसी डिफ्लेक्शन के या स्कैटरिंग, यानी स्कैटरिंग भी लिख सकते हैं, बिना किसी स्कैटरिंग या डिफ्लेक्शन के सीधे ही क्या हो जाते हैं, स्ट्रेट लाइन पे गुजर जाते हैं। इसके बाद में उनको जो सेकंड ऑब्जर्वेशन देखने को मिला, ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ये है ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। ऑब्जर्वेशन नंबर 2 देखने को मिला, देखो आप पीछे आप एक्सपेरिमेंट में जरा चेक करो, साइड वाले जो पार्ट है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का, वहां पर भी जो फ्लोरोसेंस है, चमक है, ठीक है, वो शो हो रही, ये स्किन। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि फ्यू अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड एट वेरी स्मॉल एंगल, यानी कि बहुत कम एंगल्स पर वो क्या हुए होंगे, स्कैटर्ड। इसलिए साइड वाले पार्ट पर भी फ्लोरोसेंस या लाइट की जो चमक है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deflected at very small angle, मतलब बहुत ही कम एंगल पर वो क्या हुए होंगे, डिफ्लेक्टिव होंगे। साइड वाले पार्ट पर जो फ्लैश ऑफ लाइट दिख रही है उसका जो ऑब्जर्वेशन था वो यही था कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए हैं और वो भी बहुत कम एंगल पर। ठीक, चलो इसके बाद में थर्ड जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन चेक किया, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि वेरी स्मॉल पार्ट, या यूं कह सकते हैं
फ्यू पार्टिकल्स, और वो भी 1 into 20,000, ठीक है, 20,000 में से एक। क्लियर? तो हम यहां लिख सकते हैं, और वो भी क्या हुआ, बाउंस बैक हो गया। बाउंस बैक का मतलब क्या हुआ, जिस पाथ पर गया था उसी पाथ पर बैक साइड में वापस आ गया, तो बाउंस बैक कर गया। कितने डिग्री एंगल पर? 180 डिग्री एंगल पर। तो यहां हम लिख सकते हैं वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, ठीक है। और इसमें हम लिख सकते हैं वन इन 20,000, 20,000 में से एक, ठीक है। पार्टिकल बाउंस्ड बैक at 180 डिग्री एंगल, एट 180 डिग्री एंगल। तो यहां पर ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो यहां देखने को मिल रहे थे। यानी कि देखो, पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें से मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल है वो तो क्या हो गए थे, स्ट्रेट लाइन पर सीधे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ दी मतलब 99% अल्फा पार्टिकल तो बिना किसी डिफ्लेक्शंस के क्या हो जाएंगे, पास आउट हो जाएंगे। क्लियर है? मेटल फॉइल्स। और सेकंड क्या था कि साइड वाले जो पार्ट थे स्क्रीन के, उन पर जो फ्लोरोसेंस थी, फ्लैश ऑफ लाइट थी, उसका मीन ये था कि कुछ पार्टिकल है वो क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं, और वो भी स्मॉल एंगल्स पर, ठीक है। मतलब कुछ एंगल उन्होंने लिया होगा डिफ्लेक्ट होने के लिए, बट ज्यादा एंगल पे नहीं हुए, कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। और थर्ड जो ऑब्जर्वेशन था वो उनको मिला कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल, लगभग 20,000 में से एक, ठीक है, वो अपने ही मार्ग पर 180 डिग्री पर, अपनी मतलब ऐसे गया, ऐसे आ गया, तो 180 डिग्री के एंगल पर वो क्या कर जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, मतलब वापस आ जाता है। तो ये तीन जो ऑब्जर्वेशन थे वो देखने को मिल रहे थे इस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। क्लियर है? और इसको हम डायग्रामेटिकली है वो भी समझा देते हैं कि कैसे। तो सपोज दैट गोल्ड जो फॉइल थी, उस गोल्ड फॉइल में हम मान के चल लेते हैं कि गोल्ड फॉइल में ये गोल्ड का एक एटम है, ये गोल्ड का क्या है उनका, एक एटम है। और इधर से हम अल्फा पार्टिकल्स को इस पर क्या करा रहे हैं, बॉम्बार्ड करा रहे हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या होंगे, आएंगे, चलो, और ये क्या हो जाएंगे, देखो ये बिल्कुल क्या हो गया, स्ट्रेट गुजर गया। ऐसे ही सेकंड भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। थर्ड अल्फा पार्टिकल भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही स्ट्रेट। तो आपको दिख रहे होंगे मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रेट जा रहे हैं, यस कि नो। बट अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे ये न्यूक्लियस के क्लोज आते जाएंगे, अब इनमें क्या होता जाएगा, डिफ्लेक्शन। और आप देखो, जाना तो चाहिए था ये इस पाथ पर ऐसे, बट गया इधर। तो यहां पर ये जो एंगल आया ये है एंगल डिफ्लेक्शन का, ठीक है। तो जाना तो ऐसे चाहिए था पर ये ऐसे गया, तो ये है एंगल, जिस एंगल से वो क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। तो देखो ये एंगल अभी क्या है, बहुत ही कम है। फिर और जैसे पास जाएंगे न्यूक्लियस के, तो ये वाला पार्टिकल थोड़ा और डिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ जो डिफ्लेक्शन वाला एंगल है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज। और जो पार्टिकल इस पॉजिटिव पार्ट के जस्ट सामने आएगा वो वापस अपने ही पाथ पर क्या करेगा, बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब अपने ही पाथ पर वापस आ जाएगा। और फिर देखो आगे, ये डिफ्लेक्ट हो गया, ये थोड़े कम एंगल पर डिफ्लेक्ट होंगे। अब देखो ये मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट ऑफ, ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, इनमें किसी प्रकार का कोई डिफ्लेक्शन नहीं। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो ये जो है वो क्या है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स है। और ये अल्फा पार्टिकल्स किस पर बॉम्बार्ड करा रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल है बॉम्बार्ड करा रहे किस पर, ये गोल्ड फॉइल है। ये कौन सी फॉइल है, गोल्ड फॉइल। और ये क्या हो रही है, स्कैटरिंग। तो यहां हम लिख सकते हैं स्कैटर्ड अल्फा
पार्टिकल्स। तो ये हैं स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स, और ये जो कि बिना किसी स्कैटरिंग के क्या हो गए हैं, पास हो गए। तो ये कुछ इस टाइप का ऑब्जर्वेशन था। और ये क्या है, जहां से डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाला एंगल है, ठीक है। चलो, ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो इस टाइप का ये डायग्राम है, और ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ देखने को मिलता है, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है। चलो, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जरा इसको भी देखो, लास्ट वाले को, एक चीज कि ये जा रहा है और ये देखो अपने ही पाथ पर लौट रहा है, बाकी वो सब वापस नहीं आते, वो कहीं किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट होकर के साइड में निकल जाते हैं, बट ये सेम पाथ पर बाउंस बैक हो जाते हैं, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पर जो रिजल्ट्स निकाले गए, उन रिजल्ट्स को हम चेक कर लेते हैं लास्ट में, ठीक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। क्या कर लेते हैं, रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या क्या है। इस एक्सपेरिमेंट से फाइनली जो रिजल्ट्स मिले हैं वो कौन से हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर हम लिख देते हैं रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो, जो रदरफोर्ड और जो गीगर और मार्सडेन थे, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके ऑब्जर्वेशन तो आपने देख लिए। अब ऑब्जर्वेशन जो आए उनके बेसिस पे इन्होंने कुछ रिजल्ट्स भी निकाले। अब वो रिजल्ट्स क्या थे, तो देखो, पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। यस कि नो। इस चीज से एक बात क्लियर होती है क्या, कि वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट विद इन एटम, यानी कि एटम के अंदर एक बहुत बड़ा खाली जो स्पेस है, स्थान है, वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्यों, एक बात बताओ, अगर एटम में जो मैक्सिमम पार्ट है वो अगर खाली होगा, मतलब कोई चीज वहां प्रेजेंट नहीं होगी, तो बताओ अल्फा पार्टिकल जाएंगे, उनके सामने कोई आएगा नहीं, वो डिफ्लेक्ट होंगे नहीं, सीधे पास हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यानी कि मैक्सिमम पार्ट क्या है, मैक्सिमम जो स्पेस है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली। तभी तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के क्या हो गए, पास हो गए। यस कि नो। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिजल्ट नंबर फर्स्ट, क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कितने थे, 99% went straight without any deflection, it mean a very large empty space is present within an atom, तो पहला जो ऑब्जर्वेशन था उससे फर्स्ट जो रिजल्ट था वो क्या निकाला, ये मैंने समझा दिया कि मैक्सिमम पार्ट होलो है, ठीक है, एम्प्टी है, इसलिए अल्फा पार्टिकल गए, डिफ्लेक्शन होगा नहीं क्योंकि कोई है नहीं वहां, तो सीधे निकल जाएंगे। आप खुद देखो ना, रोड पे आप चल रहे हो, गाड़ी आप चला रहे हो, आपके पास ट्रैफिक नहीं है तो आप गाड़ी सीधे एक लाइन में आप भगा के ले जाओगे। बट अगर आपके सामने ट्रैफिक आ जाता है, यानी कि आगे गाड़ियां होती हैं, तो आप क्या करते हो, उसको कट मार करके निकाल के लेके जाते हो ना, यानी कि वो डिफ्लेक्ट हो जाते हो कि नहीं हो जाते। बट अगर आपके पास रोड पे कोई व्हीकल्स ही नहीं है, आपके सामने ट्रैफिक ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रेट लाइन में क्या करते जाओगे, गाड़ी को चलाते जाओगे, भगाते जाओगे। यस कि नो। वैसा ही काम यहाँ है, यहाँ एटम का मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है, एम्प्टी है,
इसलिए जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हो गए, स्ट्रेट चले गए, डिफ्लेक्शन हुआ नहीं, सामने कोई था ही नहीं जिसकी वजह से उनमें क्या हो, डिफ्लेक्शन हो। क्लियर है कि नहीं? चल, इसके बाद में हम रिजल्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। रिजल्ट नंबर 2 देखो, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या था कि फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल या वेरी स्मॉल एंगल। इसका मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, मैंने पहले ही आपको लिखा दिया है, वहां पे देखना आप पीछे, 2+ होता है। क्या होता है? 2+। अब एक बात बताओ, 2+ है तो इसका डिफ्लेक्शन किससे होगा, पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन लगेगा। तो देखो सपोज दैट ये कोई पॉजिटिव पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल आ रहा है, जैसे इसके पास जाएगा, अब इस पॉजिटिव, ये भी अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इनमें क्या लगेगा, रिपल्शन। तो देखो जाना तो ये स्ट्रेट चाहिए था, पर रिपल्शन की वजह से ये इसको ऐसे कर देगा, यहां जाते ही रिपल्शन लगेगा और ये ऐसे चला जाएगा, तो यहां डिफ्लेक्शन हो गया। डिफ्लेक्शन का मेन हमें ये चीज समझ आई कि श्योर है एटम में कोई पॉजिटिव चार्ज है, वो जरूर प्रेजेंट होगा, तभी यहां डिफ्लेक्शन हो सकता है, अदरवाइज डिफ्लेक्शन हो नहीं सकता था। बिकॉज अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से ही रिपल्शन शो करेगा, रिपल्शन शो करके अपने पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर जो सेकंड ऑब्जर्वेशन था उससे हमने रिजल्ट क्या निकाला, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या था कि few alpha particles are deflected at small या very small angles. It mean positive charge. It mean positive charge. It mean positive charge is present in atom. तो इससे पता चला कि एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल में डिफ्लेक्शन नहीं होते। समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब इसके बाद में जो हम थर्ड है वो बात कर लेते हैं, जो थर्ड है रिजल्ट है उसकी। अब देखो आप बड़े ध्यान से, थर्ड जो आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ी वो क्या थी कि वेरी फ्यू, यानी कि 20,000 में से कितना, एक अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो अपने ही पाथ पर बाउंस बैक हो जाता है, मतलब वापस लौट आता है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, वापस कब आएगा? देखो जरा आप खुद देखो, जैसे सपोज दैट ये अल्फा पार्टिकल है, ये जा रहा है, देखो गया। अब इसके सामने एक ऐसा कोई स्ट्रोंग पार्ट आ जाए जिसको ये पास आउट नहीं कर पाए। जब पास आउट नहीं कर पाएगा तो देखो यहां से टकराएगा, टकरा करके इसमें पास तो कर नहीं पाएगा और वापस क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा। जैसे एक बॉल है, बॉल को आप लो सामने एक दीवार पर मारो, दीवार पर देखो, दीवार को पास तो कर नहीं पाएगी, पेनिट्रेट तो कर नहीं पाएगी, भेद कर तो जा नहीं पाएगी, तो वो क्या करेगी, वापस अपने ही मार्ग पर क्या होगी, अपने ही पाथ पर बाउंस बैक हो जाएगी। यस कि नो? वैसा ही काम यहाँ हो रहा है, सामने एक बहुत ही हार्ड पार्ट आया होगा, अल्फा पार्टिकल उससे क्या करा होगा, स्ट्रक करा होगा, स्ट्रक करके वापस देखो उसको पेनिट्रेट तो कर नहीं पाया होगा और वापस अपने ही पार्ट जो पाथ है, मार्ग है, उस पर क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। यस कि नो? और यहाँ पर देखो 180 डिग्री एंगल पी है, ये आया ये गया, तो एक लाइन पर बनने वाला एंगल कितना होता है, 180 डिग्री एंगल। यस कि नो? तो यहाँ से हम थर्ड रिजल्ट है वो लिखने वाले हैं। तो थर्ड रिजल्ट क्या है बेटा, बड़े ध्यान से देखो, हमने थर्ड जो ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, और वो भी कितना, 1 in 20,000, ठीक है, बाउंस्ड बैक at 180 degree angle. It mean a positive charge with
हैवी मास विद हैवी मास, क्योंकि बहुत ज्यादा मास होगा उसका, स्ट्रॉन्ग हार्ड होगा, यानी कि पूरा मास वहां पर क्या होगा, प्लेस्ड होगा, इसलिए वो क्या बना होगा, हार्ड। तो ए पॉजिटिव चार्ज विद हेवी मास occupied a very small volume in atom which is called न्यूक्लियस। तो ध्यान से देखो, हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या था, हमने देखा कि 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ है, बाउंस बैक हुआ है। अब एक बात बताओ, एक पार्टिकल ही बाउंस बैक हुआ, इसका मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज, देखो डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज बड़ा होता तो एक ही क्यों, एक से ज्यादा पार्टिकल थे वो अपने ही पाथ पर बाउंस बैक हो सकते थे, पर 20,000 में से एक ही हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत स्मॉल जो वॉल्यूम है वहां पर ऑक्यूपाई होगा, या यूं कह सकते हैं वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा, मतलब बहुत ही छोटी जगह में होगा। अब इतनी छोटी जगह में होगा तो अब देखो, एक पार्टिकल आया 20,000 में और ये अपने पाथ पर लौट गया, यानी कि ये पॉजिटिव जो चार्ज है वो एक बहुत स्मॉल जगह पर क्या है, प्लेस्ड है। ये बड़ा नहीं, अगर बड़ा होता तो एक के बजाय 4, 5, 10 पार्टिकल क्या होते, बाउंस बैक होते। बट एक पार्टिकल होने का मतलब है ये पॉजिटिव चार्ज जो हैवी मास वाला है वो एक बहुत ही स्मॉल जो प्लेस है, ठीक है, स्पेस है, उस पर क्या है, प्रेजेंट है। इसलिए ये 20,000 में से एक पार्टिकल ही यहाँ क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि बहुत कम, 20,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव चार्ज विद हैवी मास, क्योंकि वो पार्ट भी हार्ड होना चाहिए वरना पेनिट्रेट कर जाए। तो एक पॉजिटिव चार्ज विद हैवी मास ऑक्यूपाइड ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मतलब एक बहुत छोटी जगह पर प्रेजेंट है, ठीक है, इन एटम में। और इसी को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। यानी कि ये जो बहुत छोटी जगह है इसी को रदरफोर्ड ने कौन सा नाम दिया, न्यूक्लियस। तो अब ध्यान दे, न्यूक्लियस के बारे में किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया सबसे पहले। क्लियर है कि नहीं है? चल, तो ये कुछ रिजल्ट्स थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के। क्लियर है बच्चों? चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से। चलो, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, अभी तक हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्कस किया है। देखो, हमने अभी तक रदरफोर्ड मॉडल की कोई बात नहीं की, यस कि नो? अब हम बात करने वाले हैं किसकी, रदरफोर्ड मॉडल की। एक्चुअल में अभी तक तो एक्सपेरिमेंट था, अभी तक तो मॉडल उन्होंने बताया नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपेरिमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो आएंगे और रिजल्ट्स के बेसिस पर फिर वो अपने एटॉमिक मॉडल को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सही है कि नहीं है? तो अभी तक तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, फिर उसके बाद में हम इसके ड्रॉबैक्स चेक करेंगे और इसी के साथ 2 एटॉमिक मॉडल्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो हम नेक्स्ट अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक्चुअल में सेकंड जो मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसकी बात करने वाले हैं। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट देखा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अब नेक्स्ट हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल चेक करेंगे। तो बेटा बड़े ध्यान से देखना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ बातें हैं वो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
अब देखो रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है उसकी क्या क्या खास बात है। तो पहली बात तो ध्यान से सुन, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की खास बात तो ये है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है और स्फेरिकल होता है। ठीक है, तो यहां पर पहली बात सिंपल सी हम लिख देते हैं कि द atom is electrically neutral and have spherical shape. तो पहली बात तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और स्फेरिकल शेप रखता है। पहली तो ये बात होगी, सिंपल है। चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, वो क्या है। तो देखो रदरफोर्ड ने जो एटम है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था न्यूक्लियस और रिमेनिंग पार्ट जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या रिवॉल्विंग मोशन करते हैं, तो वो सेकंड पार्ट था। तो हम पहले बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस की। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस। देखो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस हमने अभी अभी डिस्कस किया है। न्यूक्लियस एटम का वो पार्ट है जहां पर कंप्लीट मास क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किसका, एटम का। और वो बहुत ही क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करके रखता है, मतलब बहुत छोटी जगह पर प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो वो जो पार्ट है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं द पार्ट ऑफ atom where the complete mass of atom। और देखो जो कंप्लीट मास है वो किन किन का मास होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो जो मास होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, वो होता है कंप्लीट मास ऑफ एटम। ठीक है, वेयर द कंप्लीट मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट। पहली बात तो ये होगी, द पार्ट ऑफ एटम वेयर द कंप्लीट मास ऑफ एटम इज प्रेजेंट, यानी कि टोटल मास जहां होता है उसी पार्ट को हम क्या कह देते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं कि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनको कॉमनली, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कमांडली हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो सिंपली से हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन्स हैं, उन्हीं का मास क्या होता है, एटम का मास होता है। क्लियर। तो यहाँ से एक चीज आपको क्लियर होगी कि जो एटम का मास है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का मास है वो इंक्लूड होता है। चलो ये हो गए पॉइंट नंबर 2। इसके बाद में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, उसकी जो थर्ड बात क्या थी वो ध्यान से देखो कि एटम का जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के वॉल्यूम से एटम का वॉल्यूम बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं द एटम वॉल्यूम ऑफ एटम, लिख देते हैं द वॉल्यूम ऑफ एटम
द वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी लार्ज as compared to nucleus, तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट लिख सकते हैं कि जो एटम का वॉल्यूम होता है वो बहुत बड़ा होता है किसके कंपैरिजन में, न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। अब अभी अभी हमने बात कर ली कि एटम जो होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और न्यूक्लियस होता है वो भी कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो हम यहाँ अगर बात कर लें तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब देखो स्फीयर है, कौन है, स्फीयर, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर। आर किसकी लेनी है, एटम की, पाई आर क्यूब। और हम आपको यहाँ बता देते हैं कि जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो यहाँ पर जो एटम की रेडियस मिली थी, रेडियस ऑफ एटम, वो 10⁻⁻13 सॉरी 10⁻⁻10 मीटर। आगे बात समझ में। तो एटम की जो रेडियस थी वो तो कितनी थी, 10⁻⁻10 मीटर, क्लियर। और जो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, देखो वॉल्यूम न्यूक्लियस भी क्या होता है, स्फेरिकल, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ आपको क्या लेना है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की जो रेडियस है आर न्यूक्लियस वो थी 10⁻⁻15 मीटर, क्लियर। तो मीटर में अगर हम बात करें तो ये थी, और अगर सेंटीमीटर में भी आप इनको पुट करना चाहो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटीमीटर में जो थी ये थी 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, और ये थी 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में आप जो चाहो वो पुट कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम का जो इनका रेशियो है। तो यहाँ पर हम बात कर ले वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आर एटम क्यूब अपॉन आर न्यूक्लियस क्यूब हो जाएगा। तो यहां से हम बात कर लें वी एटम अपॉन वी न्यूक्लियस, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻10 एटम का क्यूब अपॉन ये आ जाएगा 10⁻⁻15 और क्यूब। तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, तो वी एटम इक्वल्स टू, देखो ये -45 और ये -30, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ऊपर जाएगा -15 सॉरी -45 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 में 45 में 30 गया तो कितना बचेगा 10⁻15 बचेगा, और वी न्यूक्लियस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनली मैं ये लिख सकता हूँ कि वी न्यूक्लियस इंटू 10⁻15। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या, कि एटम का जो वॉल्यूम है वो न्यूक्लियस के वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है, बड़ा होने वाला है, यस कि नो। तो यहाँ पर ये तीन जो पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो अभी तक हमने क्या किए हैं, क्लियर किए। अब हम नेक्स्ट 4th पॉइंट पे चलने वाले हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले जल्दी। ओके बच्चों, तो अब हम इसका जो नेक्स्ट 4th पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक जो मॉडल था रदरफोर्ड का, उसका जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है। तो इधर ध्यान से देखो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, यहाँ पर जो न्यूक्लियस की रेडियस है और जो एटम का मास नंबर है उसके बिटवीन रिलेशन को बताता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जब किया था तो जब न्यूक्लियस की जो रेडियस थी, ठीक है, न्यूक्लियस की रेडियस और जो एटम था उसका जो मास नंबर था, उनके बीच उन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया। और वो रिलेशन क्या था, तो ध्यान से सुने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वो रिलेशन क्या था। तो रदरफोर्ड मॉडल की जो पॉइंट नंबर 4 है वो क्या है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस is proportional
proportional is proportional to the cube root of mass number of an atom। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनाया, क्या बनाया कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल होती किसके, क्यूब रूट के। ठीक है, क्यूब रूट को हम कहते हैं घनमूल किसके, मास नंबर के। क्लियर, जो कि एटम का है। तो एटम के मास नंबर की क्या होती है, क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होती है कौन, रेडियस। तो यहाँ से हम इसका मैथमेटिकल जो रिलेशन है वो हम यहाँ से डेराइव कर सकते हैं, क्या कि आर न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, मास नंबर। और मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। जस्ट हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो मास नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। तो इस मास नंबर के क्या होने वाली है भाई, क्यूब रूट का मतलब 1/3। क्यूब रूट का मतलब क्या हो गया, 1/3। इसके क्या होने वाली है, प्रोपोर्शनल होने वाली है। मतलब ए मास नंबर के घनमूल की क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या, न्यूक्लियस, नाभिक की रेडियस। ठीक है, त्रिज्या। अब इससे थोड़ा सा आगे हम इसको और डेराइव कर लेते हैं, क्या कि आर न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट यूज करेंगे। और वो हम कांस्टेंट यूज कर लेते हैं R0। ठीक है, और इनटू a⁻1/3। तो ये आपके सामने एक फॉर्मूला बन करके रेडी है। इस फॉर्मूले से आप न्यूक्लियस की क्या निकाल सकते हो, रेडियस फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पर हम R0 की बात कर लेते हैं। तो हियर ठीक है, R0 जो है एक कांस्टेंट है और R0 की वैल्यू फिक्स है, वो है 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में आप रखना चाहो तो -13 सेंटीमीटर। तो मीटर और सेंटीमीटर में आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर, ए क्या है, ए क्या है, मास नंबर। तो यहाँ पर ए क्या है, मास नंबर। ठीक है, जस्ट हम आगे देखने वाले हैं इसको। तो ए क्या होता है बेटा, मास नंबर होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर से आपको दे दिया जाएगा। डोंट वरी, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये रिलेशन था वो डेराइव किया था रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की रेडियस और मास नंबर में एटम के। ठीक है, इसके बाद में जो अगला जो पॉइंट था वो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ध्यान से देखो। हमने देखो जब रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल थे जब गोल्ड फॉइल पर बम्बार्डिंग करते हैं, जब उससे पास होते हैं तो वो स्कैटर हो जाते हैं या डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो डिफ्लेक्ट किसी एक एंगल से हो रहे थे, आपको वहाँ डायग्राम में मैंने थीटा डिनोट करके बताया। तो जो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर रदरफोर्ड ने डिफ्लेक्ट होने वाले जो पार्टिकल्स थे उनका जो नंबर था कि किसी एंगल पर कितने पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, अपने मार्क से विचलित होंगे, उनका नंबर कैसे फाइंड किया जाए। तो नंबर फाइंड करने के लिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक फॉर्मूला था वो दिया। उस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट होने वाले पार्टिकल्स का नंबर फाइंड कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल पर। किसी एंगल पर जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहां से हम जो फॉर्मूला है वो लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, जिसे हम n लिख देंगे। तो ये ध्यान से देखो, ये क्या है, वैसे तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, sin⁴ θ/2। यहां थीटा क्या है, यहां जो थीटा है वो क्या है, एंगल या डिफ्लेक्टेड एंगल लिख सकते हैं या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो किसी पर्टिकुलर थीटा पर डिफ्लेक्ट होने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनका जो नंबर है वो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आगे बातें यहाँ तक समझ में। चलो, तो ये रदरफोर्ड मॉडल की जो बातें हैं वो अभी तक यहाँ हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में देखो कुछ बातें हैं छोटी छोटी, वो और बता देता हूँ मैं। रदरफोर्ड जो मॉडल है वो कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्विंग मोशन करते हैं इन फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है। एक फिक्स्ड जो पाथ है सर्कुलर, उसमें क्या करता है वो रिवॉल्विंग मोशन करता है, और उन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट नाम दिया गया, ठीक है। तो सर्कुलर जो पाथ है ऑर्बिट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। और एक लास्ट बात, इस मॉडल को सौर या सोलर जो मॉडल है वो भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेम उसी टाइप से अरेंज होता है। कैसे, आप देखो, बीच में है सन, सुनना जरा ध्यान से। सोलर जो मॉडल है वो क्या है, बीच में होता है सन, और इसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं, ठीक है, वो एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्विंग मोशन करते हैं, घूमते हैं कि नहीं घूमते। तो सन तो है मिड बीच में, और इसके अराउंड फिक्स्ड जो ऑर्बिट है वहां पर प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं इस सन के अराउंड। ऐसा ही काम किस में हो रहा है, सेम काम एटम में हो रहा है। एटम में जो न्यूक्लियस है ये, उसके अराउंड ये क्या होती हैं, ऑर्बिट होते हैं, और इन ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन। तो वहां प्लेनेट यूज कर रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। न्यूक्लियस हो गया कंपैरिजन किसका, सन का, और इलेक्ट्रॉन हो गए प्लेनेट्स के। तो ये बिल्कुल सोलर जो मॉडल है उससे कंपेयर करें तो सेम सोलर मॉडल जैसा ये मॉडल है। तो इसे हम कौन सा मॉडल भी कहते हैं, सोलर मॉडल। तो इसे सोलर मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की जो काम की बातें हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन हम अभी चेक कर लेंगे, क्लियर है। चलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर ड्रॉबैक्स हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो, तो ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो गया। अब इसकी लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या खामियां इस मॉडल की रह गई हैं, ड्रॉबैक्स क्या क्या रह गए इसके, सब जो हैं वो हम चेक करेंगे। तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं इसका ड्रॉबैक्स, ठीक है, ऑफ रदरफोर्ड मॉडल या लिमिटेशन, ठीक है, limitations of Rutherford मॉडल। चलो देखो, लिमिटेशंस की बात करें तो आपको मैं पहले बता दूं कि जो चलो हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशंस में अगर हम बात कर लें तो देखो, कोई भी जो पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी पार्टिकल जब मोशन करता है, ठीक है, किसी अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में कह सकते हो आप, या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी पार्टिकल पर कोई अट्रैक्शन लग रहा है तो अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में या उपस्थिति में, यूं कह सकते हो, प्रभाव में कह सकते हो, जब वो मोशन करता है तो वो रेगुलर क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है, रेडिएशन की फॉर्म में। जब भी कोई पार्टिकल किसी अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में, यस कि नो। तो ऐसे ही आप देखो जरा कि हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है,
न्यूक्लियस के अराउंड कौन मोशन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स। यूं कह सकते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्सेस। तो ये अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवोल्व कर रहा है। रिवॉल्विंग का मतलब चारों ओर इसके क्या करेगा? घूमे। ठीक है। तो मैक्सवेल जो साइंटिस्ट था उसने कहा था कि जब भी कोई पार्टिकल है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी अगर इमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहिए? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्विंग मोशन करेगा या रिवॉल्विंग करेगा अट्रैक्शन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में, तो ये भी एनर्जी क्या करना चाहिए? इमिट। और एनर्जी इमिट करते हुए ये धीरे धीरे किसके क्लोज आना चाहिए? न्यूक्लियस के क्लोज आना चाहिए। और न्यूक्लियस के क्लोज आते 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 फाइनली इसमें फॉल, गिर जाना चाहिए। यस कि नो? और जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें गिरेगा, एटम की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, यानी कि एटम है वो अब स्टेबल नहीं रहा। तो इस पूरे जो थ्योरी है, इस पूरी थ्योरी का एक ही रिजल्ट निकला, क्या? कि जो रदरफोर्ड है वो रदरफोर्ड इस एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। एक बात बताओ कि अगर ये एटम स्टेबल होता तो देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाना चाहिए था रिवॉल्व करते हुए, और देखा गया है कि ऐसा होता भी नहीं है, यानी कि एटम है वो क्या होता है? स्टेबल है। पर रदरफोर्ड से पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है? आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मैक्सवेल कहता है कि रिवॉल्व करते हुए कोई भी पार्टिकल है अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में वो एनर्जी को क्या करेंगे? इमिट करेंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव में जब भी कोई गति करेगा पार्टिकल तो वो एनर्जी को क्या करेगा? इमिट करेगा, छोड़ेगा रेडिएशन, विकिरण की फॉर्म में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी क्या करना चाहिए? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, तो ये भी गति करते हुए, रिवॉल्विंग मोशन करते हुए एनर्जी क्या करना चाहिए? इमिट करना चाहिए। अब जब ये इमिट कर देगा तो इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? डाउन। एनर्जी डाउन होती जाएगी तो ये किसके क्लोजर आता जाएगा? न्यूक्लियस के पास आता जाएगा धीरे धीरे धीरे, और फाइनली ये इसमें फॉल हो जाना चाहिए, यानी कि गिर जाना चाहिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाए तो एटम तो स्टेबल होना ही नहीं चाहिए, बट एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो एटम की स्टेबिलिटी को ये रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ड्रॉबैक है वो हम लिख सकते हैं कि इट डज नॉट explain the stability of an atom। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड ड्रॉबैक ध्यान से देखो मैक्सवेल क्या कह रहा था कि जब भी अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल क्या करेगा? मोशन करेगा, तो वो एनर्जी इमिट करेगा रेडिएशन की फॉर्म में। बट ये जो एनर्जी इमिट कर रहा है वो रेगुलर कंटिन्यूसली इमिट करता है। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूअस एनर्जी का क्या करता जाएगा? इमिशन करता जाएगा रेडिएशन की फॉर्म में, और फाइनली फॉल डाउन हो जाएगा किसमें? न्यूक्लियस में, नाभिक के अंदर जाकर गिर जाएगा और इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ये मैक्सवेल के अकॉर्डिंग ये देखने को मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अट्रैक्टिव फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में रिवॉल्व करेगा, चक्कर लगाएगा, तो एनर्जी क्या करेगा? लगातार कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार एनर्जी को क्या करता जाएगा? इमिट करता जाएगा। तो इस हिसाब से जो इसका स्पेक्ट्रम बनना चाहिए
जब एनर्जी अगर ये कंटिन्यूस इमिट करे तो जो स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। बट देखा गया एक्चुअल जो स्पेक्ट्रम है वो होता है डिसकंटिन्यूअस। जो एटम होता है उस एटम का एक्चुअल जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अब ये इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ। होना तो क्या चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, पर होता कैसा है, डिसकंटिन्यूअस एक्चुअल है। तो ये दो इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है, या यूं लिख सकते हैं इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, यूं भी लिख सकते हैं इट कैन नॉट या इट डज नॉट एक्सप्लेन it does not explain the spectrum of an atom। तो ये सिंपल सी दो बातें थी, ये थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, दोनों एटॉमिक मॉडल यहाँ क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर है। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, कमियां हैं, डिटेल से हमने डिस्कस कर लिया है। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं और फटाफट से देखो क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मैक्सवेल कहता है कि कोई भी पार्टिकल है जब अट्रैक्शन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस प्रभाव में गति करेगा, मोशन करेगा, तो वो रेगुलर एनर्जी का क्या करेगा, इमिट। क्लियर है, वो रेगुलर एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। रेगुलर ये एनर्जी मीट करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, और डिक्रीज होते होते फाइनली वो रेस्ट में आ जाना चाहिए। यही तो बात है, डिक्रीज होते होते वो फाइनली रेस्ट में। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है एटम में वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन जो फोर्सेस हैं उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में क्या करता है, रिवॉल्विंग मोशन करता है, वर्ताकार जो ये जो पाथ है, सर्कुलर पाथ है, उन पर गति करेगा। तो अगर ये अट्रैक्शन फोर्स के इन्फ्लुएंस में गति कर रहा है तो ये भी रेगुलर एनर्जी का क्या करना चाहिए, इमिशन, इमिट करना चाहिए रेडिएशन की फॉर्म में। और अगर ये रेगुलर एनर्जी इमिट करेगा तो इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज। और डिक्रीज होते होते इसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट कहाँ, न्यूक्लियस के कहाँ आना चाहिए, क्लोज। क्लोज आते आते फाइनली ये न्यूक्लियस में क्या हो जाना चाहिए, फॉल हो जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, समा जाना चाहिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरेगा तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यस कि नो। बट हमने देखा है कि ये इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस में नहीं जाता, ये फिक्स सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। एनर्जी इमिट नहीं करता, ना एनर्जी एब्जॉर्ब करता। इमिट करता तो ये गिर जाता। यस कि नो। तो मतलब एटम है वो स्टेबल होता है, ठीक है। पर रदरफोर्ड से जब इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि अगर एटम स्टेबल है और मैक्सवेल ये कह रहा है तो फिर ये हुआ कैसे स्टेबल, फाइनल इलेक्ट्रॉन तो यहां जाना चाहिए, फिर भी एटम है वो क्या है, स्टेबल है। तो इसका एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड नहीं दे पाया। दूसरा जो ड्रॉबैक था वो क्या था, अभी अभी देखो हमने बात की कि मैक्सवेल कहता है कि जब भी पार्टिकल मोशन करेगा तो कंटिन्यूअस लगातार एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा। और अगर कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट कर रहा है तो जो उसका स्पेक्ट्रम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम जो आएगा वो कंटिन्यूअस आना चाहिए। पर एक्चुअल में जो एटम होता है उसका जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस ना होकर के क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। अब इस बात को भी कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिसकंटिन्यूअस क्यों हुआ, होना क्या चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं बच्चों। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम कुछ पॉइंट्स और हैं, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद में क्वेश्चंस हैं उनको लगा लेते हैं और इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो इजी बातें हैं, आप देखो इधर देखो बच्चों। अगला जो पॉइंट है हम डिस्कस करने वाले हैं, एक तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक नंबर एंड
मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो इसको हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट का एटम है। अब उस एलिमेंट के एटम को है या एलिमेंट को है वो हम एक्स से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके यहाँ जो वैल्यू है वो ए है और यहाँ है जो जेड है। ए वाली जो वैल्यू होती है इसको बोला जाता है मास नंबर। क्या बोला जाता है बेटा, मास नंबर। तो ये तो है मास नंबर, और जो जेड है इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्या होता है, इक्वल होता है। तो इन्हीं को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास नंबर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनको हम मास नंबर कहते हैं। और अभी अभी रदरफोर्ड में हमने चेक किया है कि इन दोनों को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्स आपको दिख रहा है वो क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट का क्या है, सिंबल है। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और सिंबल ये है। मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसका समी क्या होता है, मास नंबर होता है। और इन्हीं को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ये इक्वल होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और न्यूट्रल जो एटम है उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम एक और चीज लिख सकते हैं क्या, कि फॉर न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स equals to number of protons equals to number of electrons, number of proton equals to number of electrons। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे बात समझ में। तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बाद में हम जो अगला पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है आइसोटॉप्स। अब ध्यान से देखो आइसोटॉप्स क्या होता है। ठीक है, तो आइसोटॉप देखो, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर क्या होता है, इक्वल होता है, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है और मास नंबर क्या होता है, डिफर होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, the atoms of same element which have same atomic number but different mass number, तो सेम एटॉमिक नंबर रखते हैं और डिफरेंट मास नंबर रखते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें तो जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन जो एटम है उसके 3 आइसोटॉप्स आपको मिलेंगे। एक तो 1H1 जिसे प्रोटियम कहते हैं, एक 1H2 जिसे ड्यूटेरियम कहते हैं, एक 1H3 जिसे ट्राइटियम कहते हैं। प्रोटियम को P या H से और ड्यूटेरियम को D से और ट्राइटियम को T से डिनोट करते हैं। ऐसे ही जो कार्बन उसके भी 3 आइसोटॉप हैं, क्या, कार्बन 6 और 12 है, कार्बन 6 और 13 और कार्बन 6 और 14। आप देखो इनमें तीनों के जो एटॉमिक नंबर है 666 है, वो तो इक्वल है, बट मास नंबर चेक करें डिफरेंट है। ठीक है, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले जो पॉइंट्स हैं उन पर चलने वाले। चले, तो देखो बेटा अगला जो पॉइंट है वो है आइसोबार्स। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, आइसोबार्स। तो देखो बेटा फटाफट से देखो, इजी है, ज़्यादा दिमाग है नहीं लगाने को इनमें।
तो अगला जो पॉइंट है वो क्या है, आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। डिफरेंट जो एलिमेंट है उनके एटम्स जिनका मास क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लिख देते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स which have same mass number, which have same mass number, which have same mass number। तो जिनका मास नंबर है वो क्या होता है, सेम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार। डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर बात कर लें, तो एग्जाम्पल के लिए बात कर लें तो आप जरा देखो, ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर तो कितना है, 18, और मास नंबर कितना होता है, 40। और कैल्शियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 20, और मास नंबर कितना है, 40। तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, मास नंबर दोनों का क्या है, सेम है। यस कि नो? तो ये दोनों आपस में क्या है, आइसोबार्स। क्लियर? अगली बात कर लेते हैं हम, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनना। डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके ऐसे एटम्स, या यूं कह सकते हैं ऐसे एटम्स या ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो। बाकी से और किसी से मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। क्लियर है? तो यहाँ लिख सकते हैं द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, the atoms of different elements which have same number of neutrons, same number of neutrons। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स। एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखो, फास्फोरस क्या होता है, 15 एटॉमिक नंबर, और मास नंबर होता है 31। इसके बाद में अगर हम बात करें फास्फोरस के बाद सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, और मास नंबर कितना होता है, 32। तो यहाँ से अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात कर लें, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, तो न्यूट्रॉन्स निकालेंगे क्या, कि मास नंबर माइनस प्रोटॉन। कैसे, इधर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। इधर देखो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये कॉमनली क्या होते हैं, एक इक्वल होते हैं। अब ये भी हमने जो रिप्रेजेंटेशन था एटम का उसमें देखा। तो हमें न्यूट्रॉन जब चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस पी, मतलब मास नंबर में से आप प्रोटॉन को क्या कर दो, लेस कर दो। तो मास नंबर ये रहा, प्रोटॉन ये रहे, तो a माइनस पी, तो 31 माइनस 15, तो कितने आ गए, 16। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 16। यहाँ पर देखो a माइनस पी, a कितना है 32 माइनस 16, तो बताओ यहाँ भी कितने आ गए, 16। तो दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, सेम। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोन्स। क्लियर है? चलो इसके बाद में हम अगला जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। आइसोटोन्स के बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सीधा सा मतलब दिख रहा होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो। तो लिख सकते हैं द स्पीसीज which have same number of electrons। ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम हो, तो ऐसे स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर आप चेक करें F माइनस O माइनस 2। ध्यान से देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर देखो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है और इसका 8 होता है। तो 9 तो है ही, प्लस एक इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 9 + 1 10। और यहाँ पर देखो एटॉमिक नंबर कितना है, प्रोटॉन 8। तो न्यूट्रल जो होता है उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल। अगर इसको मैं न्यूट्रल मानूं तो 8 प्रोटॉन और 8 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। बट -2 का मतलब 2 एक्स्ट्रा इसने गेन किए हैं, तो 8 और 2 10। तो दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 7। यस कि नो? तो ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट।
फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो और बचे हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं और फिर ये हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हो गया। इसके बाद में हम अगला जो चेक करते हैं वो होता है आइसो स्टीयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आइसोस्टीयर। आइसोस्टीयर्स, देखो आइसोस्टीयर्स क्या होते हैं? आइसोस्टीयर्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेम इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं। ठीक है, यानी कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम हो और एटम्स का नंबर भी क्या हो, सेम हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोस्टीयर्स बोलते हैं। तो द molecules which have same number of electrons and same number of atoms is called आइसोस्टीयर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो फटाफट से आप देखिए इधर एग्जाम्पल, एक तो हम ले लेते हैं CO2 और एक हम ले लेते हैं N2O। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेते हैं। तो बताओ, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो प्रोटॉन जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन, चार्ज कोई है नहीं तो 6, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो एक में 8 इलेक्ट्रॉन तो दो में 8 × 2, चलो। और यहाँ कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो दो में कितने होंगे? 7 × 2 प्लस 8 ऑक्सीजन में, तो यहाँ पर कितना हो गया? आप ध्यान से देखो, 6 + 16 14 + 8, तो यहाँ पर 22 और यहाँ भी 22, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, 1 और 2, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने? 3, 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने? 3। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है? इक्वल है। तो ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोस्टीयर्स बोलते हैं। और एक लास्ट में एक होता है आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स में क्या होता है? जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? सेम होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, आइसोडाइफर्स में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। क्लियर है? चल, ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको इसके जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। ठीक है, ओके, चलो बच्चों।